तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत मस्त और तंदुरुस्त चल रहा है, दमदार चल रहा है। और आज हम लेके आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई, और वो है आपका वर्ण। वर्ण जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका लेके आए हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले हम इसे समझाऊंगा, पूरी तरह से समझा कर ही आपको 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, और देखते हैं कि आप में कितना है दम कि लगाते हैं सही टिक, है ना। तो देखते हैं। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ना। और एक वीडियो में पूरा रिवीजन और सफलता की 100% गारंटी है ना। एक ही वीडियो में आपको पूरी रिवीजन हो जाएगा और 100% जो है आप सफल हो जाएंगे, हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे, आज शुरू करते हैं वर्ण, और देखते हैं इसका पूरा कहानी पहले समझाऊंगा, पूरा इसके बारे में बताऊंगा, है ना। इसका पूरा जो है क्लास करवाऊंगा सब्जेक्टिव, उसके बाद मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपको 50 में 50 लाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यह मेरा वादा है। चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट। अभी मेरे पीछे आ जाइए। चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं फटाफट। वर्ण देखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, हम ये कहना चाहते हैं कि वर्ण बताने से पहले आपको बताना चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है। हम समझा देते हैं ताकि आपका वर्ण, जब भी आप 50 में 50 टिक लगाएंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, यानी 50 में जो है आप 50 नंबर भी ला सकते हैं, है ना। 50 में 45 नंबर ला सकते हैं। तो देखते हैं कौन बच्चा टॉपर आता है, 50 में 50 लाकर, 50 में 45 लाकर टॉपर और फर्स्ट आते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम समझा लेते हैं। अपना कॉपी में नोट्स, अपना कॉपी खोल ले और सारे नोट्स को अच्छा से लिख लें, ताकि आपको कोई परीक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं, ये केवल आपके लिए वीडियो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ा कर मत दिखिएगा, काट काट कर मत दिखिएगा, न तो इससे आपको एग्जाम में जो है वो बहुत ही खराब नंबर आ सकता है ना। तो वीडियो को काटना नहीं है, समझ समझ के देखना है, समझना है, तभी आप जो है 50 में 50 नंबर ला सकते हैं, है ना। फर्स्ट आ सकते हैं, ठीक है, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ण की सरल परिभाषा, नहीं जानेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो है वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, जिसे हम छोटे भागों में बांटा नहीं जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। यानी कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं अ आ क ख, ये क्या है? भाषा का सबसे छोटा वर्ण है ना। इसी को हम वर्ण कहते हैं। और ये भी जानेंगे, है ना, कि वर्ण के जो है वो दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने दो भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन में पूछा जाते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो हम वहाँ पर बोलेंगे वर्ण के दो भेद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जानेंगे वर्ण के दो भेद कौन कौन से होते हैं। तो जानेंगे वर्ण के दो भेद कौन कौन से होते हैं, है ना, इसे भी हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कौन? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण होते हैं और एक व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। अब जानेंगे स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, और इसकी संख्या कितने होते हैं और इसकी संख्या कितने होते हैं। अगर आप ये तो कमेंट में बताएं कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब जानेंगे सबसे पहले स्वर्ण वर्ण के बारे में। स्वर्ण वर्ण किसे कहा जाता है और कौन कौन से वर्ण स्वर्ण वर्ण होते हैं, है ना। तो वीडियो को प्लीज, है ना, इसे बढ़ाकर मत दिखिएगा, काट काट कर मत दिखिएगा ना, तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लिखा हुआ है स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, है ना। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कितना सिंपल भाषा में बताया जा रहा है। मतलब जिसका उच्चारण, है ना, इनका मतलब जिनका वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आ, छोटा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जितने भी जो होता है, अ से लेकर, ध्यान दीजिएगा, अ से लेकर अन तक जितने भी है जो है, ये सभी कौन है? स्वर्ण वर्ण होते हैं, है ना। यानी आ ई जो होते हैं वह स्वर्ण वर्ण होते हैं, और इसका उच्चारण के लिए किसी वर्ण की सहायता का नहीं होता है। अब समझिए कैसे। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हम अ बोलते हैं, तो अ जब बोलेंगे तो इसमें अ ही आता है ना। आ बोलेंगे तो क्या आता है? आ आता है। तो इसमें किसी वर्ण का सहायता का नहीं होता है ना। सहायता का मतलब जैसे हम क, जब हम क बोलते हैं तो क में हमको अ का सहायता लेना पड़ता है, क्योंकि क बोलने पर क्या आता है? अ आता है। और जब दोनों मिलकर ही क्या बनता है? क बनता है ना। तो ये हो गया सहायता, ठीक है, समझ गए। चलिए,
अगर पूछ दे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण जो है वो कितने होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि स्वर्ण वर्ण की संख्या जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। जैसे यहाँ पर आई देखा दिया हुआ है, इसको गिन कर आप देख सकते हैं, है ना, ये सभी जो है वो स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, दूसरा इसका भेद था व्यंजन वर्ण। जैसे आपको बताया था कि दूसरा इसका भेद जो था क्या था, वो व्यंजन वर्ण था। अब व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, इसको बताया है, यानी जिनमें स्वर वर्ण की सहायता होता है ना, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग, है ना, जैसे आपको बताया था भी कि जैसे क बोलते हैं तो इसमें अ का भी उच्चारण आता है, क बोलने पर अ आता है ना, इसलिए ये जो है वह ये व्यंजन वर्ण हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें अ का सहायता लिया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे, जो भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में जरूर करिएगा, है ना, हम इसे फिर से बताऊंगा। अब चलते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका है घोष और अघोष वर्ण, ये समझेंगे। ये बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते घोष अघोष वर्ण क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 11 12 और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, है ना, तो ये समझेंगे। लिखा हुआ है घोष वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब घोष वर्ण किसे कहते हैं, जैसे क ख, यानी दो अक्षर के बाद जो दो आता है, जैसे ग घ, च छ छोड़कर ज झ और ट ठ छोड़कर ड, है ना, ड और ढ, यानी जिन वर्णों में दो छोड़कर जो आता है ना, वो आपका हो गया घोष वर्ण हो गया। नहीं समझे, जैसे यहाँ देखिए क ख ग घ। अब यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर क ख को जोड़कर जो ग और घ, यहाँ देख रहे हैं, जो ग और घ जो आया यही आपका क्या हो गया, अघोष वर्ण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये अघोष वर्ण हो गया। और क ख क्या हुआ, तो क ख जो हुआ ये आपका अघोष वर्ण हो गया। क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं अघोष वर्ण हो गया, है ना। यानी शुरू का जो होता है क और ख ये अघोष वर्ण, और ख के बाद जो आता है ग और घ दो अक्षर, है ना, दो अक्षर इसका, ये आपको हो गया घोष वर्ण। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे इसके बारे में घोष अघोष वर्ण, क्योंकि एग्जाम में आते हैं पहचानने के लिए कैसे इसको पहचानेंगे, तो आपको हमने क्लियर बता दिए। अब चलते हैं, क्या किया हुआ है, अब चलते हैं हम यहाँ देखेंगे अघोष वर्ण, है ना। अघोष वर्ण किसे कहते हैं, तो अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कंपन दोस्तों, एक कंपन बता रहा है, जैसे इसमें कंपन है, जैसे क बोलिए तो सीधे क का उच्चारण आता है, ख बोलिए तो सीधे ख आता है, इसमें कोई भीतर से कोई कंपन नहीं निकलता है ना, तो उसी को अघोष वर्ण कहा गया है ना। ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक ना। अघोष वर्ण अब जैसे समझाए थे आपको पहचानने के लिए आता है, तो ये केवल इंपॉर्टेंट है, पहचानने के लिए जरूर सीख जाइएगा। अब चलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, तो ऐसे क्वेश्चन भी 10 क्लास में इंटर में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसे समझेंगे। कहता है कि अल्प प्राण जिनके उच्चारण में वायु कम प्रयोग होता है, यानी वायु कम भीतर से निकलता है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कब बोलते हैं तो अधिक जो है भीतर से हवा नहीं निकल पाता है, नहीं मतलब अधिक जो है, मतलब अधिक वायु का प्रयोग नहीं होता है, मतलब अधिक हम जोर नहीं लगाते हैं, तो ऐसे वर्ण को हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अभी हम समझाएंगे कि अल्प प्राण में कौन कौन शब्द आता है। जैसे अल्प प्राण में क ख छोड़कर ग, च फिर छ छोड़कर ज, यानी पहला दूसरा जो अक्षर जो होते हैं उसको छोड़कर ये सभी जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे अल्प प्राण समझेंगे, और अच्छा महाप्राण भी थोड़ा देख लेते हैं। महाप्राण तो जिन उच्चारण में वायु का अधिक प्रयोग है, नहीं इसमें वायु का कम प्रयोग होता है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का मतलब थोड़ा सा वायु का प्रयोग करते हैं, यानी थोड़ा सा वायु निकलता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिसमें जो है अधिक वायु का प्रयोग होता है वो आपका हो गया महाप्राण हो गया। जैसे ख बोलते हैं तो अधिक भीतर से अधिक ध्वनि निकलती है और अधिक जो वायु का प्रयोग होता है ना, तो ऐसे जो वर्णों को हम लोग जो वो महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे किसको कहते हैं अल्पप्राण और किसको कहते हैं महाप्राण, ये समझना बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चे। ठीक है, जैसा कि आपको हम बता देते हैं, पहले समझ लीजिएगा अच्छा से, बस ये अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लास्ट है क ख ग घ, है ना, यहाँ समझिएगा। अब यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क, यहाँ पर ख, ये ख को छोड़कर, है ना, क ख ने दूसरा शब्द को छोड़कर ये जो तीसरा आता है, ये दो क और ग, ये आपका हो गया क्या चीज, अल्पप्राण हो गया। ठीक है, और जो ये जो है दूसरा, और ये हो गया कौन, तीसरा, तो दूसरा जो तीसरा हो गया ये आपका कौन हो गया, ये हो गया महाप्राण। समझ में आ गया।
महाप्राण कौन सा हुआ, अल्पप्राण कौन सा हुआ, है ना। समझ में आ गया। अल्पप्राण महाप्राण कौन कौन से होते हैं, एक बार तो फिर से देख ले, शायद समझ ले। जैसे क, ख, ग, घ, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं च, छ, ज, झ। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि क और ग, यानी ख छोड़कर क और ग जो है पहला और दूसरा छोड़कर तीसरा, यानी क और ग जो हो गया, ये आपका हो गया अल्पप्राण। क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। समझ में आ गया, ठीक। और उसके बाद जो कौन बचा, तो अब कौन बचा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बचा ख और घ, यानी दूसरा और तीसरा, ये जो बचा, ये दो को बचा, ये आपका कौन हो गया, तो ये आपका जो हो गया वो हो गया महाप्राण हो गया। क्या हो गया, महाप्राण। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल याद रखने का लिए है ना, इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ से उच्चारण देखते हैं। उच्चारण जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे क से ज्ञ तक उच्चारण जानेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं क ख ग में क, क ख ग घ अंगा, ये जितने भी होते हैं ये किसका होता है, ये कंठ से बोला जाता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंठ सा उच्चारण है, क ख ग जितना भी है अंगा तक हम लोग कंठ का उच्चारण करते हैं। उसके बाद जो भी आता है आपका च, यहाँ पर देख सकते हैं च, छ, ज, झ, इय, ये जितना भी जो हो गया ये तालव्य हो गया। तालव्य का मतलब तालु, यानी जो है ये तालु से बोला जाता है। तालु कहाँ होता है, जीभ के ऊपर के भाग, जिसमें जीभ सटता है ना, तो ये जीभ के सटने से ही जो है वो गलती है। तो ये आपको हो गया तालु हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अगला। अब ये मुद्रा है ना, मुद्रा से कौन बोलते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मुद्रा, यानी ट से लेकर, यानी ट से लेकर है ना, ट से लेकर जो है वो टवर्गी न, ये सभी जो है वो मूर्धन्य है ना, मूर्धन्य यानी मुद्रा से बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तथा तथा देखते हैं। तथा तथा बात किया जाए, तथा तथा तो जितने भी तथा तथा बोलते हैं, त, ह, है ना, द, ध, न, ये जितने भी जो है वो किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है, क्योंकि इसमें जीभ में ये सब बोलने पर जीभ में दंत जो है सटता है, इसलिए दंत हो गया है ना, याद रखिएगा इसे भी। उसी तरह बात किया जाए पफा बाबा, जब आप पफा बोलते हैं, जब आप पफा बोलते हैं, प फ ब भ म बोलते तो आपका है ना, ओंठ में जो है आपका जीभ स्पर्श होता है, प फ यानी ओंठ स्पर्श होता है। तो जितने भी जो है ये क्या से बोलते हैं, ओठ है ना, ओष्ठ, ओष्ठस्य, ओष्ठस्य का मतलब ओष्ठ है ना, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब बात किया जाए अंतस्थ व्यंजन, ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं अंतस्थ व्यंजन में देख सकते हैं य, र, ल, व, ये जितने भी जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ये पूछते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों जो दिखाया गया ये भी बता देते हैं, जैसे य तालव्य, इसमें से मुद्रा, दंत्य, तंतुष्टि, ये सभी अंतस्थ व्यंजन के अंदर में आते हैं, लेकिन ऐसे हम ये वाला जो बोलेंगे ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम देखेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्या देखना है, अगला देखना उस व्यंजन। अब उस व्यंजन को समझेंगे, उस व्यंजन क्या है, तो इसमें कहा जा रहा है क्या कि तलव्य स, है ना, आप देख सकते हैं जो भी आता है तलव्य स, मूर्धन्य स, डांटी स, हाँ, ये 4 जो होते हैं उस व्यंजन कितने होते हैं, 4 होती है, ये भी याद रखिएगा। उस व्यंजन जो है 4 होते हैं, और ये सभी जो है ये उस व्यंजन के अंतर्गत में आते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन, ये कितने होते हैं, तो ये भी 4 होते हैं। यहाँ पर 3 दिया हुआ, लेकिन होते हैं कितने, 4 होते हैं। कौन कौन होता है, तो बात कर सकते हैं, छ है ना, छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, और एक स आता है ना, ये जो होते हैं 4 होते हैं। याद रखिएगा ये कितने होते हैं, तो ये जो है 4 होते हैं। क्या 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक ना, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं बहुत सा। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखते हैं इसमें से कितना सही का जवाब देते हैं। तो आपके लिए दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब देखना चाहते हैं कि इसमें से कितना सही से का जवाब देते हैं, है ना। अगर आप
अगर आप इसमें से आप 50 में से भी अगर 45 क्वेश्चन का आप जवाब दे देते हैं तो जरूर जो है मैट्रिक, इंटर, है ना, चाहे कोई परीक्षा उसमें आप जरूर जो है फर्स्ट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। स्टार्ट हो जाइए आप भी मेरे साथ, तो फट बताइए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ग जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, यानी वर्ण माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने जो है वर्ण माने जाते हैं, तो इसका 4 ऑप्शन है। चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी 52 वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वर्ण मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन कराए थे ऊपर में हमने क्वेश्चन बताया था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर क। क जो है इसका सही जवाब, क्योंकि वर्ण के जो है वो 2 भेद होता है, जैसा कि आपको बताया था। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है ना। ये भी क्वेश्चन को आप बता सकते हैं क्योंकि आपने अच्छा से तैयारी कर ली है, ऊपर में पढ़ा दिए हैं ना। तो आप जब अच्छे से तैयारी करा दिए हैं तो आपको कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है, ये मेरा वादा है। अब लिखा हुआ है हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं, तभी आपको बताए थे कितने होते हैं, बताइए। तो चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी क जो है इसका सही जवाब है ना। यानी हिंदी में स्वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अ आ ई, जैसे कि आपको हम बताए थे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी बोलने में अधिक समय लगता है, तो वो कौन सा स्वर कहलाते हैं। तो चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क जो है इसका सही जवाब है, यानी दीर्घ स्वर। जैसे हम बोलते हैं कोई चीज बड़ा, जैसे बोलेंगे खीरा, है ना। जब हम खी बोलते हैं, खी का उच्चारण करते हैं, चाहे की का उच्चारण करते हैं, तो इसमें अधिक समय लगता है। तो ऐसे वर्ण को हम स्वर, दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और जिसमें कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, हाँ ये भी बताना चाहते हैं दोस्तों आपको कि दीर्घ स्वर जो होते हैं, दीर्घ स्वर की संख्या कितने होते हैं, 7 होते हैं, याद रखिएगा। जैसे आ, बड़ा ई, है ना, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ, औ, तो ऐसे जो है वे 7 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अब इसमें करण निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। ग जो है इसका सही जवाब है, यानी दीर्घ स्वर कौन हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्योंकि आ जो है एक दीर्घ स्वर है, ठीक है। इसके बोलने में भी अधिक समय लगता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व, है ना, ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। जैसा कि आपको बताए थे, ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क। क जो है इसका सही जवाब, यानी 11 होती है। कितने होते हैं स्वरवन की संख्या, 11 होते हैं, जैसा कि अभी आपको हमने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए फटाफट, मेरे प्यारे बच्चे आपको सब समझा दिए, बताइए फटाफट क का उच्चारण स्थान क्या है। क जो है वो किससे बोला जाता है, बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों में से देखा जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग, यानी कंठ। क जो है वो कंठ के ध्वनि से निकलता है, इसलिए इसका सही उच्चारण होगा इसका ग होगा, ठीक है। उसी तरह देख सकते हैं च, बताइए आपको हम क्लास में कराए हैं। च छ ज, ये किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, बताइए। तो च हम लोग किसे बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी तालु। च का उच्चारण जो है वो तालु से होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला। अगला क्या देखते हैं, ट, ट ठ ड वर्गीय, जैसे आपको बताया था कि ट ठ ड किससे बोला जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ग जो इसका सही जवाब है ना, ये बोला जाता है मुद्रा से, ठीक है ना, मुद्रा से इसका जो है उच्चारण किया जाता है। उसी तरह बात किया जाए अब त, अब यहाँ पर देख सकते हैं त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या, तथा किससे बोलते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, यानी
दंत से। आपको जैसे बताया था कि त थ थ जो होते हैं, त से लेकर त थ द न, ये सब जो होते हैं वो दंत से उच्चारण होता है। ठीक है, उसी तरह बात किया जाता है प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपको बताना है प कैसे बोलते हैं। प्यारे बच्चे बताइए, आपको क्लास में भी पढ़ाए थे और ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक इंटर में भी देखने को मिला है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, यानी ओष्ठ, है ना। इसका सही जवाब ख होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, यर अलावा तुमको भी तो कैसे करना सीखना है। अब देखते बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है य र ल व। य र ल व जो है वो कौन सा व्यंजन है, बताइए। आपको बताया था क्लास में भी कराए थे, क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, मैट्रिक में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन इंटर में बार बार पूछे जाते हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे छोड़ना नहीं है। तो बताइए य र ल व कौन सा व्यंजन होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अंतस्थ व्यंजन, है ना। क्योंकि ये अंदर से आवाज आता है य र ल व, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन नाम रखा गया है। और इसकी संख्या पूछेगा तो आपको बताना ये 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अब देखना है अब क्या कर रहा है। लिखा हुआ तलाब्य स मूर्धन्य स डांटी स ह, ये कौन सा व्यंजन कहा जाता है, ये कौन से व्यंजन में आते हैं। तो तलाब्य से मूर्धन्य स दंत स देखा जाए तो कौन सा व्यंजन है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी ग जो है इसका सही जवाब है, यानी एक उस व्यंजन। अगर पूछ दे कि उस व्यंजन कितने होते हैं तो आपको बताना है ये होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि लिखा हुआ है छ त्र ज्ञ स्र, इसको क्या कहा जाता है बताइए। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, यानी ये जो है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और ये कितने होते हैं पूछ देगा तो हम बता सकते हैं ये 4 होते हैं। ठीक ना, इसे भी याद रखना है संख्या के रूप में। उसके बाद चलते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं छ, हाँ छ तरह यानी छ, छ किसके मेल से बना है। जैसा कि आपको बताया थे कि छ जो है वो एक क्या है, संयुक्त है ना, एक संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त का मतलब होता है आपस में मिलना। तो छ को बनाने के लिए किससे मिलना होगा, तो क प्लस मूर्धन्य स, जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, छ बनता है ना, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो हो गया ऑप्शन नंबर क होगा सही। ठीक है, उसके बाद चलते अगला देखते हैं क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि य र ल व ये किस प्रकार का व्यंजन है, बताइए। सबको बताया था कि य र ल व जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग होगा, यानी ग जो है इसका सही जवाब है ना, अंतस्थ व्यंजन है। चूंकि जैसे आपको समझाया था कि य र ल व है ना, अंदर से आवाज आता है। ठीक ना, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण वर्ण क्या कहलाता है। तो बताइए इसका क्या होगा, पहला और दूसरा, है ना। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता होगा। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी अघोष वर्ण। जैसा कि पीछे आपको बताया था, जाकर देख लीजिए वीडियो में, इसी वीडियो में बताया है, इसी वीडियो में आपको समझाया है कि जैसे क ख, ध्यान दीजिएगा, ग और घ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ड का पहला और दूसरा बता रहा है। तो पहला ख क और दूसरा क्या हुआ, ख। तो क और ख जो दोनों आया ये आपका हो गया अघोष वर्ण, और जो दो को बच गया ग और घ, ये कुछ हो गया तो ये हो गया आपका घोष वर्ण। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ ध्यान देंगे, लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, जिसमें अधिक वायु निकलती है। जैसे कि पीछे बताया था, जिसमें अधिक वायु निकलती है उसे कौन सा कहा जाता है वर्ण। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी ख होगा इसका महाप्राण कहा जाता है। नाम से ही पता चलता है महाप्राण का मतलब महा यानी अधिक, जिसमें अधिक वायु निकला वो हो गया आपका, है ना, महाप्राण होता है। और जिसमें कम वायु निकलता है वो आपका अल्पप्राण होता है। ठीक ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलता है, जैसे आपको बताया था कि जिसमें कम वायु निकलता है मुंह से, है ना, जैसे क बोलिए तो क में कम निकला, है ना, च बोलिए तो इसमें कम निकलता है। तो जिसमें कम वायु निकलता है उसे क्या कहते हैं, हमने इसी वीडियो में हमने शुरुआत बताए थे। अगर आप वीडियो काट के देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आप ये ठीक से नहीं बता सकते। इसलिए वीडियो को पूरा विस्तार से देखना चाहिए ताकि हमको हर चीज जो है अच्छी तरह से समझ में। तो देख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा क, यानी अल्प प्राण कहा जाता है। ये आपका सही आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ क्या कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कंठ तालव्य, है ना। ए और ऐ का उच्चारण जो है वो कंठ तालव्य कहलाता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं ओ और औ, जिसमें ओ और औ दोनों का ओ और औ का उच्चारण स्थान आता है, उसे हम क्या कहते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क होगा, यानी कंठोषक। क्या कहते हैं, कंठोषक कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे हैं व का उच्चारण स्थान। तो पिछले हम इसी वीडियो में बताए थे कि व का उच्चारण क्या आता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि यार अल्लाह व अंतस व्यंजन है। जी नहीं, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, व का कुछ अलग उच्चारण स्थान होता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी ये होगा दंतोष्ठक, है ना। दंतोष्ठक जो होगा इसका उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या है, लिखा हुआ है अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है। देख सकते हैं 4 इसका ऑप्शन है, चारों में से देखा जाता है इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा। क्या होगा, ख, यानी अयोग वाह कहा जाता है। ये इसका सही जवाब हुआ। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं, अब यहां समझेंगे प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर का उच्चारण कहां से होता है। अब पंचमाक्षर क्या होता है इसको समझेंगे। पंचमाक्षर का मतलब जैसे हम बोलते हैं क ख ग घ अंग। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पंचमाक्षर का उच्चारण कौन हुआ, पचमा कौन हो गया, तो अंग आ गया। उसी तरह च छ ज ज न, सॉरी च छ ज ज क्या होता है इया, है ना। ट क्या होता है न। ये सब पचमा अक्षर हो गया, है ना। जो लास्ट का अक्षर होता है वो पचमा अक्षर होता है। तो ये सबको उच्चारण स्थान जो होता है उच्चारण किससे करते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी नासिक। ये सब जो है नासिक का उच्चारण, यानी नासिक यानी नाक से इसका आवाज निकलता है, जैसे न इया, है ना। ये जितने भी है पचमाक्षर यानी पचमा शब्द है, समझ गए होंगे। चलिए हेलो दोस्तों, यहाँ से मैं कुछ हुचकी आ रहा है, कुछ खांसी जैसा आ रहा है, इसलिए अगला वीडियो, है ना, अगला वीडियो हम बता ही रहे हैं। और ये मेरे पास बगल में एक और सर है, उनसे अगला वीडियो देखिए, यहाँ से वो बताएंगे। चलिए 21वां नंबर से, ठीक है। अगला प्रश्न है ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ड का आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ध का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दांत, कैंची दंत। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है छ किसका संयुक्त रूप है। छ जो दोस्तों वो किसका संयुक्त रूप है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर क प्लस स का, मतलब स का। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ज्ञ किसका संयुक्त रूप है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब उसके बाद है ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला है थ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओस्ट। कैच हो जाएगा। अब दोस्तों आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। इसी में से आपका 25 जो एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम होगा ये 30 को 25 को आएगा। तो आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।